मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर बुलडोजर की गूंज सुनाई दी गई है, जब प्रशासन ने लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपी जिहादी साद और साहिल के अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया है। दोनों जिहादियों पर टीआईटी कॉलेज की छात्राओं को झूठी पहचान से फंसाकर दोस्ती करने, फिर रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप है। मामले ने तब तूल पकड़ा जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत मिली कि भोपाल के कॉलेज में कुछ युवकों ने छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घरों को गिराने का फैसला किया। बताया गया कि दोनों के मकान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने थे। कोर्ट से स्टे न मिलने के बाद पुलिस ने इलाके को चारों ओर से बैरिकेडिंग कर 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती में बुलडोजर चलाया। मौके पर एसडीएम समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जिहादी साद और साहिल का एक संगठित गिरोह है जो और भी लड़कियों को निशाना बनाने की योजना में था। प्रशासन ने साफ किया है कि अब न केवल आरोपी बल्कि उनके परिवार वालों को भी अपराध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की तैनाती की गई है, साथ ही बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस बल को पूरी तरह से तैनात किया गया है। अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। फरहान, साद और साहिल, इन तीनों का एक गिरोह बताया जा रहा है कि ये तीनों गिरोह के रूप में काम करते थे और हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। अपनी पहचान बदलकर ब्लैकमेलिंग करना, उन्हें प्रेम जाल में फंसाना, उसके बाद उनका अश्लील वीडियो बनाना और उसके बाद धर्म परिवर्तन करवा करके इनका पूरा एक गिरोह था जो एक तरीके से काम कर रहा था। लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई जारी है और साथ ही आरोपियों के साथ साथ इनके परिवार वालों पर भी कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस खबर में हमारे साथ हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये एक लव जिहाद का जो मामला सामने आया है, इसका पूरी तरह से एक बार आप जानकारी दीजिए कि आखिरकार कौन ये लोग थे और क्या ये पहला ही मामला इनके ऊपर दर्ज है या इससे पहले भी कई मामले इनके ऊपर दर्ज हैं थाने में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये चर्चित लव जिहाद का एक बड़ा कांड है और इसमें अलग अलग बहुत सारे खुलासे हुए। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे मामले की जो जड़ है वो सुदर्शन न्यूज के पास थी। सुदर्शन न्यूज इस पूरे मामले की जड़ तक गया था। पीड़ित जो परिवार थे, इन लड़कियों के, इन बच्चियों के परिवार के जो परिजन थे, उनने सुदर्शन न्यूज से मुलाकात की थी और हमने इस खबर को बहुत प्राथमिकता से दिखाया था और इस पूरे मामले को बहुत प्राथमिकता से उठाया था। और उसके बाद में इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग SITs गठित की थी और आज उसी का ये परिणाम है कि उनकी गिरफ्तारी होने के बाद एक लंबे समय के बाद अब ये फैसला आया है कि उनके जहां पे मकान बने थे वो जमीन अवैध थी और चरोखर की जमीन थी। चरोखर का अर्थ होता है कि जहां शहर के पशु घास चरने के लिए जाते हो, ऐसी जमीन को प्रशासन की चरोखर की भूमि माना जाता है। तो उस भूमि पर अवैध रूप से इन 3 आरोपियों के फरमान, साहिल और साद, इनके वहां मकान बने हुए थे और आज प्रशासन की मौजूदगी में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन मकानों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और उन्हें धराशायी कर दिया गया है। जी राम जी, पीड़ित छात्राओं की तरफ से भी क्या कोई बयान आया है, कोई ऐसी जानकारी, उन्होंने कुछ अहम जानकारी कुछ और बताई है उनके बारे में? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पीड़ित जो बच्चियां थी उनने सुदर्शन न्यूज से मुलाकात की थी और हमने उनसे मुलाकात करने के बाद इस पूरी मामले की जो तथ्य थे, जो चीजें थी, उन्हें खंगालने की कोशिश की थी और उन बारीकियों के आधार पर ही उस जो कार्रवाई है उसकी नींव रखी गई थी और आज उसकी एक बड़ी इबारत यहाँ हमें सामने दिखाई दे रही है कि इन जिहादियों के मकान भी टूट गए हैं। लिहाजा ये तीनों जिहादी जेल में है और ये एक बहुत बड़ा संगठित गिरोह है और पूरे मध्य प्रदेश में इसका नेटवर्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल साहिल और शाद और फरमान, बल्कि जो मछली गैंग है जिसका 1750 करोड़ का जो ट्रक का जो मामला अभी उजागर हुआ है, बहुत बड़ा भूमाफिया है, बहुत बड़ा रैकेट है। 18 तारीख तक की उसकी अवधि है। उसके बाद एक भोपाल में बहुत बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई दोबारा की जाना है। तो वो भी लव जिहाद के उस पूरे मामले के लव जिहाद से जुड़े हुए हैं। मछली जो गिरोह है वो लड़कियों को ड्रग्स का एडल्ट बनाता था और उनका शारीरिक शोषण करता था और उनकी वीडियोग्राफी की जाती थी और उस पॉर्न वीडियोग्राफी के आधार पर उनसे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग की तस्करी कराई जाती थी और उस पर कुछ बहुत सारे जो लोग हैं
राजनीतिक महत्व के जो लोग हैं वो भी इस पूरे मामले में मुलव्विस थे। धीरे धीरे अब उन सभी के नाम सामने आते जा रहे हैं। तो वो मामला और ये जो मामला है, इस एक पखवाड़े में, एक वीक में दोनों ही मामले जनता के सामने साफ स्पष्ट रूप से नजर आए हैं। और जहां तक इन तीन आरोपियों की जहां तक बात है, तो इनमें भी न केवल इन बच्चियों का यौन शोषण किया है, बल्कि उनकी भी पोर्नोग्राफी की थी, उनके भी वीडियोस बनाए थे और उन्हें भी ब्लैकमेल किया था। साथ में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर और सागर, अलग अलग 3 जिलों से, 3 जगहों से एक साथ ये पूरे तीनों मामलों की बयान आई थी और हमने इन तीनों मामलों को बहुत प्राथमिकता से दिखाया था। और शायद उसी का ये परिणाम है कि प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और अब इसके ऊपर आज एक बड़ी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद राजधानी भोपाल का जो कोक का इलाका है, वहां एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और वहां भी बुलडोजर एक्शन होगा और कई मकानों को जो कि अवैध रूप से जिहादियों ने बनाए हैं उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। जी राम जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक तरीके से इनका पूरा गिरोह जो है भोपाल में फैला हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, तो ऐसी कोई खबर ऐसे पहले निकल के क्यों आई? क्योंकि ये 3 नाम आपने लिए जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इन 3 आरोपियों के खिलाफ क्या किसी और थाने में भी कोई ऐसे मामले दर्ज हैं? या अभी इस समय हालांकि फरमान के बारे में बताया गया कि इसके मोबाइल से 34 अश्लील वीडियो मिले हैं। ये इन तीनों लड़के किस तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाते थे अपना नाम बदल करके? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं सबसे पहले आपको यही बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन, सुभाष नगर और अर्जुन नगर के सेंटर का ये मामला है, जहां प्रशासन की चरोकर की भूमि थी। यहाँ के ये निवासी हैं और एक टीआईटी जो कि निजी कॉलेज है, उस कॉलेज की कई सारी छात्राओं को इन जिहादियों ने और इनकी गैंग ने पहले अपना नाम और अपनी पहचान छुपाई और उसके बाद में उन्हें प्रेम जाल में फांसा, फिर उनका यौन शोषण किया और उनके वीडियोस बनाए। और ये जो 34 वीडियो की आपने बात की है, तो फिलहाल इस तरह के जो वीडियोस हैं वो सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन पुलिस की जांच में और साइबर सेल की टीम ने जो काम किया है उसने ये माना और उसी आधार पर इन जिहादियों के ऊपर, इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की गई और इन्हें दोषी करार दिया गया और उसके बाद में इनके ऊपर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। फिलहाल ये तीनों जिहादी, शाद, फरमान और शाहिल, जेल में बंद है और आज उनके मकानों के ऊपर बुलडोजर का एक्शन किया गया है। आज 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, स्थानीय एसडीएम और प्रशासन का पूरा अमला मौजूद था। सुबह से ही सारे समाचार एजेंसियों के, चाहे अखबारों के जो संवाददाता हैं, ब्यूरोज, रिपोर्टर हैं, वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी राम जी, इन आरोपियों के परिवार वालों की तरफ से कोई बयान आया है? इस समय उनके घर की स्थिति क्या है? परिवार वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर चूंकि एक पक्षीय कार्रवाई होती है, जब भी जहां भी कोई इस तरह का मामला आता है तो जिहादी के जो परिवार होते हैं वो कहीं ना कहीं जिहादियों की, लव जिहाद की जो पृष्ठभूमि होती है उसको तैयार करने में उनके परिवार की और उनके चहेतों की ही भूमिका होती है। चाहे ये मामला हो या चाहे दूसरे मामले हो, कई सारे मामलों में जो हिंदू बच्चियां होती हैं, हिंदू बेटियां होती हैं, उनमें से कुछ जिहादी तत्व या उनके परिजन उनके साथ में एक आत्मीय व्यवहार करते हैं और उस आत्मीय व्यवहार का झांसा देकर उनसे एक दोस्ती और रिलेशनशिप की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है और फिर उसके बाद में जो जिहादी होते हैं उन्हें लव जिहाद के लिए एक सॉफ्ट कार्नर मिल जाता है। उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो लव जिहाद के उस जाल में फंस जाती है, फिर उसका यौन शोषण किया जाता है। ऐसा ही इस मामले में किया गया है। तो फिलहाल उसके परिवार की तरफ से जो आरोपी है उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है और यदि उनका कोई बयान आएगा तो वो यही कहेंगे कि हम इसमें दोषी नहीं है, पूरे परिवार को निशाना बनाया गया है और मकान के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, ये ठीक नहीं है। इस तरह का बयान परिवार की तरफ से आ सकता है, लेकिन प्रशासन और समाज इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अपराध को संरक्षण देना, अपराध को देखना और अपराध करना ये एक ही बात होती है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है उसके ऊपर ही कार्रवाई का असर होना चाहिए, ताकि दूसरे जो अपराधी हैं उनके दिमाग में भी एक भय का माहौल उत्पन्न हो और वो अब किसी हिंदू बेटी को, बच्ची को, जो नाबालिग बच्चियां होती हैं उनका यौन शोषण न कर सके। इस लिहाज से, इस नजरिए से प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई की। जी राम जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी और इसी खबर पर हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सहर नकवी जुड़ी हुई हैं। सहर, सबसे पहले ये जो मामला एक लव जिहाद का निकल करके सामने आ रहा है और एक तरीके से बताया गया कि ये गिरोह है, ये पूरा मध्य प्रदेश में गिरोह किस तरीके से काम कर रहा है, आपका नजरिया क्या है इसको लेकर? इस मसले पे तो उत्तर प्रदेश में भी कई बार देखा गया कि लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, कई मामले हाईकोर्ट तक आए हैं, तो वो भी हम लोगों ने देखे हैं। एक पूरे इंडिया में जैसे लव जिहाद का एक नेक्सस चल रहा है। ये कैसे लोग हैं जो किसी को नहीं बख्श रहे हैं। बच्चियां हमारी सब बराबर हैं, वो किसी की भी बेटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी बेटी होती है, हमारे हिंदुस्तान की बेटी है। उनको इस तरह से वर्गलाना, उनका ब्रेन वॉश करना और उनको अपने ट्रैप में फंसाकर इस तरह से सब परेशान करना, किसी को बेइज्जत करना, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लोग हैं। हाँ, जहां तक बुलडोजर एक्शन का सवाल है तो ये एक सिविल कोर्ट की प्रक्रिया होती है, जो कोई क्राइम से वो नहीं होती।
कि कोई क्राइम किसी ने कर दिया, क्राइम बेस्ड किसी का मकान गिरा दिया जाए, ये एक अलग प्रोसेस होता है, सिविल जी। कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है और एक नेचर होता है क्राइम का, किस क्राइम में मकान गिराया जा सकता है। हाँ, लव जिहाद बहुत गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करती, मैं इसका विरोध करती हूँ, लेकिन मकान गिराने की प्रक्रिया एक सिविल कोर्ट से ही होती है और अचानक से किसी का मकान गिरा देना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। कि मकान गिराना परिवार रहता है, पूरा परिवार, और ये नहीं, ये भी बात सही है मकान, कि परिवार किसी भी बेटे को सिखाता हाँ, नहीं है कि जाके किसी की बच्ची को फंसाइए, या परिवार ऐसी शिक्षा नहीं देता है जी। कि जाके किसी को भी आप बाहर क्राइम करिए। कोई भी अपने बेटे को देखिए डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर जी, बनाना चाहता है, मैं अच्छा बनाना आपको, चाहता है। जी सहर, आपने कहा मकान गिराना गलत है, तो आरोपी ही होता है, तो आरोपी क्राइम पे की सजा कार्रवाई होती तो है। होगी ना। सजा हम कब कह रहे हैं कि इसको सजा नहीं दी जाए? सजा देना बिल्कुल दे दीजिए, वरना ऐसे क्राइम नंबर वाइज होंगे, सीरियली होंगे, लेकिन सजा में जो प्रोविजन है लॉ में जो प्रोविजन हो वही तो अडॉप्ट करेंगे। अगर आपने, मकान हाँ गिराने जी, का प्रोविजन है तो बिल्कुल गिरा दीजिए। नहीं जैसे नहीं, मैं गैंगस्टर है। मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगी। आपने जिस तरीके से कहा कि परिवार रहता है वहां पे, मकान रहते हैं, तो परिवार क्या उनका नहीं है? जब लव जिहाद का मामला आता है, जिन हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, तो क्या हम हिंदू तो लड़कियों का एक परिवार इंसान नहीं को है? वो अगर- बच्चियां अगर- नहीं है जिनको फंसा करके ब्लैकमेलिंग, उनकी एक अश्लील इंसान वीडियो? अगर तो परिवार में- आरोपी हुआ, तो उनका मकान नहीं गिराएंगे तो क्या उनके लिए महल थोड़ी बनवाएगा कोई? लॉ के प्रोविजन के तहत गिरा। जिसने जुर्म किया है सजा तो उसको ही मिलती है, जिसने जुर्म नहीं किया है क्या उसे भी सजा है कानून में? मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ, जिसने जुर्म किया है उसको आप फांसी पे चढ़ा दीजिए, क्या उसके साथ साथ पूरे घर को फांसी पे चढ़ा देंगे? जो उनके हक हैं, उनके सिविल कोर्ट से कुछ राइट्स होते हैं, आपसी बंटवारा होता है, चाचा बाबा होते हैं, क्या उनका भी मकान गिरा दीजिए? अभी मान लीजिए उस मकान का आपसी बंटवारा नहीं हुआ है, आपने पूरा मकान गिरा दिया, तो जिसने जुर्म किया उसका हिस्सा गिरा दीजिए जाकर। अगर आप सजा देना चाहते हैं, जितना उसके बंटवारे में, जितना हिस्से में उसके आ रहा है मकान, उस पोर्शन में को गिरा दीजिए जहां उसके बीवी बच्चे रहते हो। आप सिर्फ अपराधी को सजा दीजिए, पूरी फैमिली को, रिश्तेदारों को ये सजा मुझे समझ में नहीं आती है। नहीं तो आरोपी के परिवारों को तो कितनी बार जो है नोटिस भी दिया गया है। जो लव जिहाद का मामला सामने आया, पुलिस की तरफ से लगातार जो है नोटिस भी जारी किया गया, परिवार वालों की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो परिवार वाले क्या करें बताइए? अगर कोई बेटा गलत निकल जाता है तो परिवार गलत शिक्षा तो देता नहीं है, परिवार सिखाता तो नहीं है कि गलत हरकतें करिए। तो परिवार वालों को तो, अगर ठीक है, परिवार वालों की तरफ से अगर कोई आरोपी निकलता है तो परिवार वालों को तो उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये कह रही हूँ, बेदखल कर देना चाहिए। अगर कोई औलाद उनकी गलत है तो बेदखल कर दीजिए, उसको घर से बाहर निकाल दीजिए, ये सजा काफी है। चलिए, ओके, मैं, हमारे साथ इसी खबर पर जो है महाराज जी धर्मगुरु जो है जुड़ चुके हैं, स्वामी दिव्यानंद जी। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से ये एक मामला लव जिहाद का सामने आया है मध्य प्रदेश से, आपका सबसे पहले मैं नजरिया जानना चाहूंगी, क्या नजरिया है? हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवा के, उनको ब्लैकमेल करवा के, उनको गुमराह करके जिस तरीके से एक गिरोह काम कर रहा है, क्या नजरिया है आपका? जी, सबसे पहले जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले इनके बारे में आपको मैं थोड़ा लेट से जुड़ा, तो जितने मैं सुन पाया, ये बहन जी जो बोल रही है कि उनके परिवार को, बहन जी को ये समझना चाहिए, जिस परिवार से लड़की पीड़ित होती है उस पूरे परिवार की अवस्था क्या होती है। तो मोहल्ले में और समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। और लड़की के साथ तो माँ बाप, उसके बाबा चाचा, उसके परिवार, पूरे खानदान पीड़ित हो जाते हैं और मुंह दिखाने लायक रह जाता है, लोग आत्महत्या की स्थिति में आ जाती है। ये इनके जवाब पे हुआ। दूसरी बात, मेरा नजरिया पूछ रहे हैं, इसमें कोई संकोच बोलने में नहीं, लोगों को सुनने में तकलीफ होगी। ये सभी को पता है, लव जिहाद बहुत ये सोची समझी एक कुचक्र चल रहा है। पूरा रेट लगाए जाते हैं, लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, पूरा इस प्रकार से इंडस्ट्री चल रही है। कहीं न कहीं अगर ये है सत्यता, तो जो भी समाज में सभ्य लोग हैं जी, उनको समर्थन करना चाहिए, उनकी वकालत किए बिना। बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, इतना उनके प्रति रहम करने की आवश्यकता नहीं है। जी, इसके बाद मैं आती हूँ हमारे संवाददाता राम जी के पास। राम जी, जैसे सहर ने कहा कि परिवार वालों को सजा नहीं देनी चाहिए, घर को नहीं गिराना चाहिए, आरोपी को सजा दे देनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए नंदिनी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंदिनी, ये इनने जो कहा है, जो स्कॉलर नकवी जिनका आप बता रही हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसे जो मामले हैं इनमें परिवार को सजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यदि कोई आपराधिक तत्व गलत तरीके से नाजायज रूप से सरकार की जगह पर, पशुओं के चरोकर की भूमि पर जो जगह गौओं के या भैंसों के या
और जो पशुओं के चरोखर की भूमि है, जहाँ जो एनिमल होते हैं वो चरते हैं और वहाँ ठहरते हैं, ऐसी कोई जगह पर अगर कोई जिहादी या कोई आपराधिक तत्व रहता है और उसे वहाँ शरण मिलती है और वहाँ रहकर फिर वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन को वहाँ कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। जिहादी और आपराधिक जो प्रवृत्ति के तत्व है वो एक ऐसी जगह पर रहते थे। वो जो भूमि है, वो जो जगह है, मैं आपको दर्शकों को सभी को बता दूं, शहर नकवी को भी बता दूं कि वो गवर्नमेंट की लैंड थी और उस लैंड के ऊपर उनको बाकायदा सरकार ने एक पट्टा दिया था और उस पट्टा की अवधि 5 वर्ष से ज्यादा हो चुकी थी, वो समाप्त हो चुकी थी, उसको 5 साल से ज्यादा का टाइम हो गया। तो प्रशासन ने ये कार्रवाई बहुत लेट की है। प्रशासन को ये कार्रवाई बहुत पहले करना थी। लव जिहाद का मामला हो या ना हो, लेकिन वो भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर वहां पर रह रहे थे, इसलिए उनका मकान वहां से हटाया जाना बेहद जरूरी था। और ये केवल राजधानी भोपाल में नहीं, बल्कि अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी महाकाल मंदिर के आसपास, जहां पर मीट की दुकानें लगी हैं, मटन की दुकानें लगी हैं, सुदर्शन न्यूज में आज ही वो खबर सुबह 10 बजे हमने चलाई है, वहां भी बुलडोजर का एक्शन किया जा रहा है। उन दुकानों को भी वहां पट्टा दिया गया था और उसकी अवधि समाप्त हो गई है। उस अवधि के समाप्त होने के बाद वहां भी बुलडोजर का एक्शन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश के सभी राज्यों में जहां जहां अवैध रूप से अपराधी रहते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, वहां उन सभी जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। और जहां तक परिवार का सवाल है, मैं हमारे दर्शकों को, नंदिनी शुक्ला को और जो मुस्लिम स्कॉलर नकवी, शहर नकवी, उनको, इन तीनों को आप सबको बता दूं, हमारे दर्शकों को भी बता दूं, परिवार ही इसमें जो पूरी भूमिका होती है, परिवार की इस पूरे मामले में पृष्ठभूमि तैयार करता है, सॉफ्ट कॉर्नर तैयार करता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन मामलों में लव जिहाद के जो आरोपी हैं, उनकी बहनों ने, उनके भाइयों ने, उनके चाचाओं ने, उनकी फूफियों ने तैयार की है एक, और उस तैयारी के बाद में फिर लव जिहाद की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। और ये जो मामला है फरमान साद और शाहिल का, इस मामले में भी ऐसे ही हुआ है। जब इस मामले की सारी जानकारी, सारे एविडेंस हम शहर नकवी को उपलब्ध कराएंगे, तो वो भी ये कहने तैयार हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये जो परिवार है आरोपियों का, वो इस पूरे मामले में जुड़ा था और मुलव्विस था। शहर, जिस तरीके से आपने धर्मगुरु को भी सुना और साथ ही जो हमारे संवाददाता को भी सुना, मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक मुसलमान समाज का क्या जो है कर्तव्य होता है अगर इस तरह का मामला निकल करके सामने आता है लव जिहाद का? शहर पूरे मसले पे मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में, पूरे इंडिया में अपने जिस तरह से नेक्सस एक काम कर रहा है, मैं इसका समर्थन नहीं करती। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बच्चियों को जिस तरह से टारगेट किया गया है, ये एक मसला नहीं है कि मध्य प्रदेश में आया है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में और काफी जगह पे, कई स्टेट में ये इस तरह से सीरियली मामले सामने आए, हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो इस पर किसी मौलाना को, किसी मौलवी को, बड़े मुज्तहिद को आकर इस पर संभालना चाहिए, मसले को इस पर बोलना चाहिए कि देखिए जो ये हो रहा है ये गलत, इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी की बहन बेटी हो, वो हमारी बहन बेटी है, आप भी हमारी बहन है, और जो बहन के साथ ये हो रहा है वो भी हमारी बहन है। बहुत अफसोस है मुझे, उसका बहुत दुख है कि इस तरह से घटना, मुस्लिम बच्चे इस तरह से क्या कर रहे हैं, ये देश में कौन करवा रहा है, ये इनको कहाँ से शिक्षा मिल रही है। मैं इसका विरोध करती हूँ और बहुत गलत बात है और इसका मैं कभी समर्थन नहीं कर सकती। क्राइम क्राइम होता है, क्राइम की सजा उसे ही मिलनी चाहिए जो अपराधी है, जो इम्प्लीकेट है एफआईआर में जिसका नाम है उसको ही सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट जो है आगे दोषी भी उसी को करार देगी। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है वो गलत है, बुलडोजर नहीं चलवाना चाहिए घरों पे? बुलडोजर तो सिविल कोड का ऑर्डर होना चाहिए। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड है और रेवेन्यू के भी काफी लॉज हैं अपने, तो वो ऑर्डर्स होने चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ आप नहीं चल रहे हैं, तो लॉ किस बात का बना हुआ है? जो इतना बड़ा सिविल प्रक्रिया संहिता हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ये किस मतलब का है? इसका क्या मतलब है? और अगर एक आदमी को हमने मान लिया कि जो अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, इसको फांसी दी जाएगी लास्ट में, तो क्या पूरे घर को फांसी दे दी जाएगी लास्ट में? माँ को फांसी आरोपी तो आरोपी हुआ ना। अगर नहीं एक सेकंड, अगर हिंदू समाज की लड़कियों के साथ अगर दुष्कर्म किया जा रहा है, उन्हें फंसा, तो क्या आप उनके परिवारों का अगर बचाव कर रही हैं कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, तो क्या हिंदू लड़कियों के परिवार के साथ गलत नहीं हुआ? हिंदू लड़कियों को अगर फंसाया गया, उनके साथ गलत किया गया, तो परिवार के साथ तो उनके भी गलत हुआ ना। आरोपी तो आरोपी हुआ, आरोपी को सजा देने का अपना तरीका है। आरोपी को सजा ऐसी दो कि वो दोबारा आरोपी बने ही नहीं। मैं आपको फिर ये कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन रनिंग है, रनिंग इन्वेस्टिगेशन पे जो पार्ट्स बनेंगे, एक्यूज्ड बनेंगे लोग उस क्राइम का, जो एक्यूज्ड होंगे उन्हें कोर्ट सजा देगी, उनका कन्विक्शन होगा, जितना उन्होंने किया होगा बयानों से। अभी देखिए कितने बयान कोर्ट्स में होते हैं, सारे ऑफिसर्स के बयान होते हैं, कितने स्वतंत्र गवाह होते हैं,
सबका जब यहाँ पे बयान होगा कोर्ट में तो पता चलेगा किसकी क्या भूमिका थी, उसके हिसाब से कन्विक्शन हो जाएगा। बाद में अगर ये निकलते हैं कि इतने लोग निर्दोष हैं, सिर्फ एक ही दोषी था, तो मकान जिनके हिस्सेदारी थी उनका क्यों गिराया? ये कंपनसेट कौन करेगा? अच्छा, कंपनसेशन के लिए फिर वो 10 साल 20 साल कोर्ट में लड़ेंगे। तो हमारे जो मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 जो क्या कहता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, ये सिविल कोर्ट को कूड़ेदान में क्यों डाला जा रहा है? सिविल प्रोसीजर हमारा कहाँ चला गया है? आरोपी को आप सजा दीजिए, उस पर ऐतराज नहीं, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको सजा क्यों? भाई 100 निर्दोष 100 आरोपी जो है बच के निकल जाए, ये भी हमारा कानून कहता है, वो भी ठीक अच्छा है। लेकिन आपने शहर को सुना, पूरी बातें आपने शहर की सुनी। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि इस तरीके की जो साजिश होती है, लव जिहाद की साजिश हो गई, जो भी इस तरीके का मामला निकल के आया है, आपकी तरफ से क्या संदेश है? दो बात बोलना चाहूँ नहीं। सबसे पहले मैं अपना संदेश देने से पहले बोलना चाहूँ, मैंने शहर को सुना, मैं एक स्त्री होने के नाते बड़ा इन्हें सम्मान पूर्वक बोलना चाहूंगा। आप भी एक स्त्री हैं, बहुत चालाकी से इन्होंने एक बात कह दी और सारी बात को ढक दी। बिल्कुल नहीं, जो सजा है उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार कहीं न कहीं, अगर उसे फांसी देने की बात कर रही है, फांसी देने के बाद तो फिर इनका दूसरा लॉजिक होगा कि भाई वो तो चला गया, किसी की मांग गुजर गई, किसी की गोद टूटी हो गई, कोई तो अनाथ हो गया, तो फिर वहां तक यहाँ भी देने वाले दे सकते हैं। यदि घर वाले इसे दोषी है तो घर से इसे निकालना चाहिए। यदि इस्लाम इसे इस प्रकार से इसको नहीं पनाह देता है तो इसे भी इसको फतवा जारी करके इसको इस्लाम को धर्म से बाहर निकाला चाहिए, ये होनी चाहिए। संदेश मेरा नंदिनी यह होगा कि जितनी हमारी बेटियां हैं समाज में, उन्हें संदेश देना चाहूँ कि इनके प्रेम जाल में ना फंसे। बड़ी चालाकी से नाम बदलकर, चेहरा बदलकर, हाथ में कलावा लगाकर आते हैं, बाद में मुखौटा खुलने के बाद कुछ और दिखता है और फिर चीज बहुत आगे बढ़ जाता है। और इनसे मैं देना चाहूँ कि यदि सत्यता है आपके अंदर में, ईमानदारी है, तो ये लव जिहाद, लैंड जिहाद के प्रति आपके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। आप पढ़ी लिखी हैं, संभ्रांत लग रही हैं, काफी सम्मानित है। ऐसे लोगों को सिर्फ धर्मगुरु पर, मौलवी मौलानों को ऊपर मत छोड़े, आपको भी सामने आगे आकर इसके लिए एक लंबी एक नई लकीर खींचनी चाहिए कि कहेगी कि हाँ, एक मुस्लिम बहन भी आकर इसका आकर विरोध किया है। ऐसे लोगों का और किसी को इस पर जगह नहीं मिलेगी, तब इस समाज में संदेश जाएगा। न कि 2-4 मिनट बोलकर, चालाकी से बोल के निकल जाते हैं, इससे समाधान नहीं होने वाला है। समाधान चाहती है, 2 कदम आगे आना पड़ेगा आपको। जी शहर, क्या कहेंगी आप महाराज जी के इस बात पर? मैं महाराज जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि कदम से कदम मिला कि मैं महाराज जी के साथ तैयार हूँ चलने के लिए, लेकिन मैं कोई धार्मिक ओहदा नहीं रखती, मेरे पास कोई ऐसा पोस्ट नहीं है रिलीजन से रिलेटेड कि जिसके तहत मैं इन सारी चीजों को रोक सकूं। अगर महाराज जी मुझसे समर्थन चाहते हैं तो मैं पूरा फुल सपोर्ट करती हूँ। किसी बच्ची का जीवन बचाने के लिए, किसी की सम्मान बचाने के लिए, किसी के माँ बाप का सम्मान बचाने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। और महाराज जी मुझसे जो समर्थन चाहते हैं आप बिल्कुल मैं देने के लिए रेडी हूँ। बस इतना ही है कि नजरिया यही रखना चाहिए इंसान को कि हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे बच्चे हैं। मैं भी महाराज जी की बेटी के समान हूँ। जो बहन के साथ हुआ है मुझे इसका अफसोस है, वो भी मेरी बहन के समान है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत चीजें हैं। मैं समाज से यही अपने कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज हो, महिलाओं को सम्मान करें, बेटियों को सम्मान करें। हमारी सरकारें भी कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ये एक आगे बढ़ाने का एजेंडा है कि इस महिलाओं को आगे बढ़ाइए, महिलाओं को आगे लड़ाइए। अगर इसी तरह की घटनाएं होती रही समाज में तो हमारी महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी? घटनाएं देखिए, क्राइम है, इंसान का दिमाग है वो क्राइम की तरफ घूम जाता है, संगत का असर पड़ जाता है। क्या है ये सारी चीजें? यह कोई नेक्सस है, कहीं से फंडिंग हो रही है, कुछ तो है जो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उनको सजा मिलनी चाहिए, उस आका को ढूंढना चाहिए जो ये करवा रहा है। वो हाकिम कौन है जो इस तरह से कामयाब हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है? हमारी एजेंसीज पूरे देश में काम कर रही हैं। एक छोटी सी चीज, किसी ड्रोन को अगर घुसते हुए देख लिया जाए तो उसे ट्रेस कर लिया जाता है कि ड्रोन ट्रेस किया गया जो से फला से संबंधित था, किसी आतंकी एजेंसी से संबंधित था। लेकिन ये नेक्सस जो आका बैठे हुए हैं, ये किसकी गोद में बैठे हुए हैं? क्या किसी राजनेता के राजनेता की गोद में बैठे हुए हैं? ये बैठे कहाँ हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? क्या ये राजनीति का पार्ट्स बनाया जा रहा है हमारी बच्चियों को? मुझे तो लग रहा है पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है ये।
जो हमारी बच्चियां हमारी हैं, ये क्यों आप हिंदू मत कहिए इन्हें या मुस्लिम मत कहिए, हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, इनके साथ इतना गलत हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? इस चीज की जांच कराने के लिए अगर बाबा जी कहते हैं तो मैं साथ में खड़ी हूँ महाराज जी के, चलें इस चीज को आगे बढ़ाएं और प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को हमारे प्रत्यावर्तन दे, एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि पूरे देश में इन आकाओं को देखना चाहिए कि ये किसकी किसकी गोद में बैठे हैं, पूर्व सरकारों की गोद में है या सिटिंग में कोई ऐसा है बड़ा जो सपोर्ट कर रहा, बिना सपोर्ट के इतना बड़ा नेक्सस रन नहीं कर सकता। मैं यही कहना चाहता हूं। आपने अभी एक बात कही थी कि इस पूरे मामले में मौलवी लोग निकल करके आगे नहीं बोलते, क्या नजरिया आपका, आपका क्या मानना है, मौलवी क्यों नहीं बोलते ऐसे मामले में जब कुछ होता है? अगर कोई मुस्लिम समाज का लड़का निकल के आता है तो उसे छोटा बच्चा कह के जो है बीच से गायब कर दिया जाता है कि बच्चा छोटा था, वो भटक गया होगा, क्यों ऐसा होता है? आपके समाज में ऐसा क्यों होता है? कि ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, कहीं ना किसी राजनीतिक पार्टी ने हायर कर लिया होता है, मौलाना हो, कोई भी हो, बड़े मौलवी हो या बड़े ही लोग जो रहते हैं, थोड़ा सा नेम फेम मिला नहीं समाज में जिसे, उसके पास जाके कोई ना कोई पॉलिटिकल आका या एक सरकार जिसको वोट बैंक चाहिए होता है, वो अपने वोट बैंक के लिए मौलाना को मिला लेता है जाके, मौलवी साहब आप इधर वोटिंग करवा दीजिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये कैंडिडेट जीतना चाहिए, इसकी वोटिंग इतनी निकलनी चाहिए, आपकी आबादी इतनी है, तो इसलिए वो लोग समर्थन की वजह से, उनका समर्थन रहता है, इसलिए वो बोलते नहीं है। अच्छा, जिसका साम्राज्य बच रहा है, कोई भी बड़ा हो, जिसका साम्राज्य बच रहा है, वो क्राइम का भी साथ दे देता है, आंखें बंद कर लेता है, कोई गलत चीजें देखी आंखें बंद कर, भाई मेरा क्या जाता है। तो हमारे समाज की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि मेरा क्या जाता है, हमारा साम्राज्य जो है, हमारी दुनिया जो है, हमारी बादशाहत जो कायम रहे। तो कुछ लोग बादशाहत कायम करने के लिए अपनी इस तरह से शांति बनाए रखते हैं, साइलेंस कर लेते हैं, एकदम बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं कि हमें चुप रहना, इस मसले पे तो नहीं बोलना, ये बहुत हाईलाइटेड है, हमारी कुर्सी कहीं खतरे में ना आ जाए, हमारी गद्दी खतरे में ना जाए, सल्तनत जो ताजदारी होती है ये खतरे में ना पड़ जाए। यही मेरा जवाब है मौलाना के लिए। आप मुझे कहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, मैं भी तो कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं भी कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी बाबा नहीं हूँ, ना साधु संत हूँ, मैं एक देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ, एक एडवोकेट हूँ, मेरी जितनी हैसियत है मैं उतना बोल रही हूँ। जी बिल्कुल। और अगर आप देश की नागरिक हैं तो आपको तो यही बोलना चाहिए कि आरोपी है तो आरोपी को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। घर पर बुलडोजर एक्शन अगर हो रहा है तो बहुत सही हो रहा है, बुलडोजर एक्शन होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि कोई भी आरोपी किसी भी हिंदू लड़की के साथ गलत करने की जरूरत आगे जीवन में कभी ना करे। अभी आपने जिस तरीके से कहा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से जो लव जिहाद का मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है, मैं महाराज जी पहले आपके पास आती हूँ, शहर में आपके पास आऊंगी दोबारा। महाराज जी, जिस तरीके से शहर ने जो कहा और उसके बाद जो मामला एक मध्य प्रदेश से पूरे गिरोह का निकल करके सामने आया है और इन्होंने कहा कि मौलवियों के जो है सत्ता में आका जो है बैठे होते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इस बात पे? कोई पॉलिटिकल एंगल ये लेकर के आई हैं इसमें, इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शहर का बहुत ही इनके शब्दों में कहूं कि मैं बहुत स्वागत करता हूं, बड़ा सम्मान दे रहा हूं। पहली बार सुदर्शन न्यूज में सुना है कि किसी मुस्लिम स्कॉलर ने इतनी स्पष्टता से और इतनी निष्ठापूर्वक अपनी बातें रखी है, जो निष्पक्ष रूप से बोला जाना चाहिए, आपने बोला, इसका मैं पुनः स्वागत करता हूं। और आपने जब ये बोला कि मैं कोई बहुत बड़ा ओहदे वाला नहीं हूं, तो शहर में बता दूं आपको, मेरा भी कोई ओहदा नहीं है, धर्मगुरु तो एक अपना धर्म को मानने वाला, मेरा कोई पद नहीं है, मैं किसी बड़े दायित्व में नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ और आवाज सुनी जाती है। मैं जिस शहर से हूँ दिल्ली तक आवाज जाती है। आप पढ़ी लिखी हैं, सबसे बड़ा आपका ओहदा, आपकी ईमानदारी, आपका शिक्षा दीक्षा, आपका संस्कार और आपकी जो बोलने की जो हिम्मत है, सही बोलने की हिम्मत, ये सबसे बड़ा ओहदा है। किसी पद की आवश्यकता नहीं है। जो पद में आते हैं, अभी आपने बोला, वही घुल मिल जाती है कहीं न कहीं अपना साम्राज्य बचाने के लिए, तो दाया बाया करना, किसी के गोद में बैठना। आप किसी लड़की को आना चाहिए, मैं आपको इसके लिए प्रेरित भी कर रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ और आपको परामर्श भी दे रहा हूँ। ऐसी लड़कियों को जब आगे आएंगी तो वैसे लोगों के मुंह में कालिक उठेगा जो जिस प्रकार से जो गलत कार्य कर रहे हैं। आपके घर में जिस प्रकार से जो बातें कही जाती हैं, ये जितनी सत्यता से आपने कही, ऐसे लोगों को समझना आवश्यकता है। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ। और एक कहावत है, आप चल के देखो, पूरा कारवां आपके पीछे लगेगा, तो बड़े बड़े पद वाले आपके पीछे आएंगे। बस हिम्मत से आपको आगे जिस प्रकार से राष्ट्रीय चैनल पे आप बोली हैं, आपको समझ में आने की आवश्यकता है। किसी पद नहीं, आप उतना कैपेबल हैं, एक एडवोकेट है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, आपके अंदर में बोलने की शक्ति है, ये सबसे बड़ा ओहदा है। तो शहर आपको मैं स्वागत करता हूँ,
समाज में आपके करों को क्या है, क्या बच सकता है। और वैसे जो भी जिस प्रकार के लोग मूल्य या जिस प्रकार से जो भ्रम फैलाने वाले, जो जिहाद फैलाने वाले, उनके मुंह में काली फुटेगी। और बिना मतलब को जो पूरा इस्लाम धर्म को बदनाम किया जाता है आपके ऐसे लोगों के आने से, वो जो बिना मतलब का जो अनायास पूरा समाज जो कहते हैं एक के चलते पूरा समाज बदनाम होता है, वैसे अच्छे लोग भी बचेंगे आपके आने से। इसीलिए आपको निश्चित आना चाहिए कि आपका सामाजिक नैतिक दायित्व भी बनता है। जी सहर, आपने महाराज जी को सुना कि उन्होंने क्या कहा और जितनी स्पष्टता से आपने बात कही, मैं भी वही कहूंगी। एक बात आपने कही थी जैसे कि सारी जो है हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी जाति की हो, सब आपकी बहन है। अभी जो लव जिहाद का मामला सामने आया, जो भी पीड़ित छात्राएं हैं वो भी आपकी बहन है। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि आपके समाज में तो बहनों से भी शादी करवा दी जाती है। नहीं, ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कराते हैं। जो सगी रिश्तों में होते हैं उनसे नहीं कराते। चाचा हैं, बाबा हैं, खाला हैं, मौसी एक अलग परिवार में जाती है। एक घर में तो होते हैं, एक घर में ही तो होते हैं, रिश्ता तो होता है ना। हाँ, ये परंपरा चली आ रही है, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। ये हमारे रसूलुल्लाह के टाइम से चली आ रही है। और उन्होंने बेटियां जिस तरह से गैर परिवार में जाती हैं, जलाई जाती हैं और उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है, तो गैर लोग किसी भी नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बहुत टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में। तो ये उस टाइम की परंपरा बनी हुई है, वो आज तक कंटिन्यू चल। तो ये एक परंपरा, और जैसे परंपरा आपने कही, एक परंपरा और भी है आपके यहाँ की तलाकशुदा के बाद हलाला भी करते हैं आपके यहाँ। हाँ, ये बहुत गलत बात है। तलाक तो ये कैसी परंपरा है आपके यहाँ, क्या परंपरा होती है? देखिए, ये दो समाज बढ़ जाते हैं। एक शिया में बढ़ जाता है जो किसी और को मान रहा है कहीं ना कहीं, और एक सुन्नी में बढ़ जाता है। तो वो हलाला की रस्मों को लेके चलते हैं। शियों में ऐसी चीजें जल्दी देखी नहीं जाती, बहुत कम ऐसे रेयर एंड रेयरेस्ट केस हैं जो हमारे समाज में देखी जाती हैं कि शिया में हलाला वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे यहाँ भी नहीं है। अगर तलाक दे दिया है एक बार, तलाक होने के बाद उसी महिला से आप दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उसका निकाह किसी और मर्द के साथ कराना पड़ेगा, किसी गैर मर्द के साथ। उससे वो तलाक देगा, तलाक के बाद वो इद्दत के दिन फॉलो करेगी, जो इद्दत के दिन होते हैं उसको पूरा करेगी वो। और जैसे हस्बैंड खत्म हो जाए, कोई एक्सपायर कर जाते हैं, तो भी इद्दत के दिन औरत को पूरे करने पड़ते हैं। तलाक के बाद भी इद्दत के दिन पूरे करने के बाद दोबारा फिर अपने एक्स हस्बैंड से निकाह कर सकती है। ये जो प्रोसेस है ये इतना लंबा कर दिया है, फीमेल्स के लिए इतने दबाव डाल दिए हैं कि हर शरीयत, हर कानून मर्दों पे कम लागू होता है। तो ये जो कानून बना है आपके यहाँ, आप पढ़ी लिखी, आप एडवोकेट हैं, तो कभी मुस्लिम समाज में किसी महिला ने इसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों कोई मौलवी कभी निकल के सामने नहीं आया कि बेटियों के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, एक मजीद बात महाराज जी ने कही कि आप पढ़ी लिखी हैं। हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे माँ बाप मुझे फरिश्ते की तरह मिले हैं। मेरे फादर, मेरी माँ, वो ऐसे थे कि मुझे पढ़ाया लिखाया। समाज ने भले रोक टोक की हो, लेकिन लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी है और कोई फर्क नहीं मेरे बच्चों में, और पढ़ाया लिखाया। तो पढ़ा कहीं ना कहीं ऐसी सोच की और क्वालिफिकेशन की कमी है। जब क्वालिफिकेशन की कमी होगी तो वो बोल ही नहीं पाएगा। क्या बोलेगा वो आपके सामने? उसको अपनी ना शरीयत के बारे में पता है, ना अपने असूलों के बारे में पता है, ना हकूक के बारे में पता है। वो खुद जब रीड नहीं कर पाएंगे किसी भी अपने कानून को, अब मान लिया हमने कि भगवत गीता है, अगर कोई बच्ची रीड नहीं कर पा रही, उसे पढ़ नहीं पा रही, तो वो सुनेगी किसी को? लेकिन आपके समाज में, धर्मगुरु जी, मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद, आपके जो समाज में जो मौलवी जी हैं वो तो साफ शब्दों में कह देते हैं कि जो हमारी मस्जिद है उसमें बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बच्चे उसमें बहुत पढ़ लिख कर जो अच्छे बन रहे हैं। सुन के फॉलो किया, पढ़ के फॉलो नहीं किया। जब किसी को कोई सुन के फॉलो करता है तो उसे कंप्लीट शिक्षा नहीं मिलती है। एजुकेशन कंप्लीट तब तक नहीं होती कि जब तक हम सेल्फ मेहनत ना करें, सेल्फ पढ़े नहीं। जब लोग पढ़ेंगे, देखिए साइंस के भी स्टूडेंट होने चाहिए मदरसे में, और ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट होने चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, सभी चीज के, संस्कृत की भी शिक्षा मैं कहती हूँ होनी चाहिए, ताकि आपके समाज पे टिप्पणी हम नहीं करें। हमें कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं कि हम किसी के दूसरे के समाज पे टिप्पणी करते हैं, हक रखते हैं इस चीजों को कहने का, गलत कहने का। हम आपको बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे। हम क्यों गलत कहेंगे? आपके समाज में पढ़े लिखे लोग हैं और जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें साइंटिफिक चीजें हैं, आयुर्वेदिक चीजें हैं। लेकिन आप जितने सब्जेक्ट्स का आप नाम ले रही हैं, साइंटिफिक चीजें जो भी, लेकिन मौलवियों का तो जो कहना है और जो आंखों देखा हाल है मस्जिद के अंदर, वहां तो कुरान पढ़ाते हैं बच्चों को, और उनको तो यही सिर्फ एक सिखा दिया जाता है कि देश में शांति नहीं है, बस उनको उसके अलावा और कुछ नहीं पता, वो कुरान पढ़ते हैं खाली।
मदरसों में वो खाली कुरान जो है पढ़ लेते हैं, बस उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता होता। नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी मैंने एक PIL की थी, जनहित याचिका, कि मदरसों में मैंने की थी, और आपके चैनल ने ही मुझे बुलाया था उस पर पूछने के लिए। तो मैंने, सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि मदरसों में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, जो दुनिया है इसको भी पढ़ाया जाना चाहिए, सिर्फ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा, इस्लाम कोई गलत बात नहीं है, अगर आप पढ़ा रहे हैं, धार्मिक शिक्षा सभी के धर्म की इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी बच्चा किस समाज से जुड़ा हुआ है वो आप दीजिए, उससे ऐतराज नहीं हमें, लेकिन बच्चों को जो हक है, जो शिक्षा का एक अधिकार होता है, राइट होता है, हमारे लॉज बने हुए हैं इस पर, तो उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए। तो यूपी सरकार ने अभी, माननीय योगी जी ने हमारे एक्सेप्ट किया इन चीजों को, मदरसों को अलाउड किया है कि आप सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे मदरसे में, तो कुछ ना कुछ देखिए प्रोग्रेस होगा, एक नई चीजें निकल के सामने आएंगी। और जिम्मेदारी तो बड़े मौलानाओं की भी बनती है कि महिलाओं को सही शिक्षा दें और बच्चों को सही शिक्षा दें। सारी शरीयत, सारे कानून महिलाओं पे ही लागू नहीं होते, मर्दों पे भी लागू होते हैं, लेकिन ये पुरुष प्रधान देश की जो प्रथा है ये मुस्लिमों में देखने को मिलती है। अभी मैं आपके चैनल पे बैठी हूँ, माना मैंने सर पे दुपट्टा नहीं रखा है, अभी मुझ पे 20 लोग कमेंट करेंगे, 1000 लोग कमेंट करेंगे कि आपने हिजाब नहीं रखा है सर पर। तो इस तरह के लोगों को भी एक जवाब होना चाहिए कि मेरी नजरों में पर्दा है, मुझे किसी सर से दुपट्टे की जरूरत पड़ेगी तो मैं रख लूंगी, नहीं जरूरत पड़ेगी तो मुझे कोई जरूरत, मैं एडवोकेट हूँ, मैं वहाँ के रूल्स फॉलो करती हूँ, मैं वहाँ के यूनिफॉर्म में प्रॉपर जाती हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत देखने को मिलती है, टीका टिप्पणी तंज। तो अगर वो आपके समाज के लिए भी ऐसा बोल रहे हैं तो कोई इसमें शक नहीं है, डाउट नहीं हो सकता है कि बोल रहे हों। इसके लिए पढ़े लिखे लोग ही समाज में सुधार कर सकते हैं। और मैं एक शुरुआत करती, छोटी जितनी बड़ी उतनी बड़ी शुरुआत कर रही हूँ जी। महाराज जी, आपने सहर को सुना। आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जिस तरह से लव जिहाद के मामले हैं, हिंदू लड़कियों को जिस तरीके से ब्लैकमेल करके उनको फंसाया जा रहा है, एक संत समाज की तरफ से क्या एक्शन लेना चाहिए? ऐसा धर्म गुरु होने के नाते आपका क्या नजरिया है? क्या ऐसा सबक सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को कि आगे ऐसा लव जिहाद का मामला सामने नहीं आना चाहिए गिरोह की तरफ से? पहला मेरा संदेश होगा मुस्लिम धर्म गुरुओं से कि वो अपने समाज में सही शिक्षा दे, ताकि इस प्रकार की उनकी बुद्धि भ्रष्ट न हो, वो गलत रास्ते पे न जाए। अपनी बेटियों को बताना चाहेंगे कि झूठे प्रेम जाल में न फंसे, अपने संस्कार को पकड़ के रखें। प्रेम करना कभी भी किसको गलत नहीं कहा जा सकता, उसकी शुद्धता होनी चाहिए और धोखा नहीं होनी चाहिए। और हमारी बेटियां इतनी सरल होती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, 10 घटनाओं के बाद भी वही बोलती है, और 11 में भी फिर वही सूटकेस में पाई जाती है, फ्रिज में पाई जाती है। ये तो एक हुआ। और शहर को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ इसकी प्रशंसा करने से, और शहर में फिर आपसे मैं बोलूंगा कि आप कितनी समझदार, कितनी आप में ताकत है। देखिए, कुप्रथाएं किसी भी समाज में रही हैं और समय समय के हिसाब से उसको बदला गया है। राजा राममोहन राय ने भी पहला कदम किसी ने उठाया होगा। जब आज हम इतिहास में पढ़ते हैं तो पहला कदम उठाने वाले को तो बहुत बहादुरी की आवश्यकता पड़ती है। अभी आपके जैसा बिना दुपट्टा का, बिना सिर पे दुपट्टा रखे अगर आई है तो आपकी हिम्मत की, क्योंकि आपके अंदर पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, आवश्यकता होगी मैं दुपट्टा रख लूंगी। आवश्यकता नहीं रखेंगे, यूनिफॉर्म को मैं फॉलो कर रही हूँ तो अपनी शिद्दत से। ये कार्य अगर आपने किया है तो मैं बोलूंगा आपको, मैं पुनः बोलूंगा, समाज में आप 2 कदम आगे बढ़े, आप 1 कदम बढ़ेंगे, देखेंगे हजारों लोग आपके पीछे लगेंगे। और जो मुस्लिम बहनें जो पीड़ित है वो तो सबसे पहले आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। जी महाराज जी, चाहे जिहाद का शिकार हो। जी महाराज जी, हमारे पास समय की कमी है। अच्छा सहर, जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने जितनी कमियां अभी गिनाई, जिस तरीके से आपने बोला कि जो भी हलाला है, जो भी जिस तरीके का कानून आपके यहाँ होता है, ये आपने शिया में बोला कि सुन्नी में बताया था? दोनों में होता है। दोनों में बताया था, ठीक है। अब जल्दी से आपसे मैं एक जवाब चाहूंगी, क्या संदेश आप देना चाहती हैं ऐसे लव जिहादियों के खिलाफ जो बहनों को फंसाते हैं गलत रास्तों के लिए? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की नजर से देखे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए जी। और बच्चियों को सेफ करना चाहिए। सरकार से भी मैं कह रही हूँ और सुदर्शन चैनल से भी कह रही हूँ कि आगे इस मुहिम को जारी रखें, बच्चियों को सेफ